हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज हम पढ़ेंगे विलियन भाग 20, जो कि इस विलियन सीरीज का लास्ट टॉपिक है। तो आज के बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर विद्युत रसायन। तो इसका जो लास्ट टॉपिक है वॉन्ट हॉफ गुणक, अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तरीके से कहूँ तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और अदर उसमें भी कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड होता है, फिजिक्स में भी ये होता है। तो वॉन्ट हॉफ गुणक जो है वो सभी अणुसंख्यक गुणधर्म जो मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ उन पर डिपेंड करता है। तो आपसे वही रिक्वेस्ट जो डेली करती हूँ कि अगर आपने इससे पहले की 19 वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ आई बटन पे जाके उन वीडियोस को देखें। आप अगर सीरियल वाइज देखेंगे तो डेफिनेटली आपको विलियन चैप्टर में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वॉन्ट हॉफ गुणक इंग्लिश में इसे कहते हैं वॉन्ट हॉफ फैक्टर, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम है वॉन्ट हॉफ, ठीक। तो इसको इंडिकेट करते हैं, इसे शो करते हैं आई से, स्मॉल आई से, ठीक है, कैपिटल आई नहीं स्मॉल आई से। तो 1880 में देखिए इसका जो सन है ये कहीं 86 लिखा है, कहीं 84 लिखा है, तो इसका सन का कोई डाउट मत कीजिएगा। एनसीईआरटी का मैंने लिखा हुआ है 1880 में वॉन्ट हॉफ ने असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म, ठीक है। इससे पहले वाली जो वीडियो थी 19 वीडियो, उसमें मैंने बताया था कि कभी कभी अणुसंख्यक गुणधर्म जो होना चाहिए उसकी तुलना में कुछ असामान्य व्यवहार, एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं। तो उसका कारण क्या था? संगुणन और वियोजन। यही तो था, जब विलेय वियोजित हो जाते हैं, संगुणित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो वॉन्ट हॉफ ने क्या किया था? असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म की सीमा निर्धारण के लिए कि वो कितना अणुसंख्यक गुणधर्म कितना असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करेगा कि उसकी सीमा निर्धारित करने के लिए एक गुणक दिया, एक फैक्टर दिया जिसे आई कहते हैं या वॉन्ट हॉफ गुणक कहते हैं। उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया वॉन्ट हॉफ गुणक। तो परिभाषा हम जाते हैं, परिभाषा ये कहता है अणुसंख्यक गुणधर्म के प्रेक्षित मान। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, है ना, इससे पहले वाली वीडियो में भी आपने पढ़ा था। अणुसंख्यक गुणधर्म के प्रेक्षित मान वो होता है जो असामान्य मान होता है, ठीक है, जो कि अणुओं के आपस में, विलेय के अणुओं के आपस में जुड़ जाने से या अणुओं के मतलब विलेय के अणु जब टूट जाते हैं तो उसके कारण आता है। तो अणुसंख्यक गुणधर्म के प्रेक्षित मान और उसी अणुसंख्यक गुणधर्म के सामान्य मान, ठीक है, के अनुपात को वॉन्ट हॉफ गुणक कहते हैं। ये जो प्रेक्षित मान है असामान्य मान भी कह सकते हैं, या फिर ये एक्सपेरिमेंट से आता है, ठीक है, प्रयोग द्वारा आता है। और ये सामान्य मान जो होता है ये गुणा करके, मतलब ये कैलकुलेट करके आता है। तो ये हो गया अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रेक्षित मान और अणुसंख्यक गुणधर्म का सामान्य मान का अनुपात क्या कहलाता है? वॉन्ट हॉफ गुणक। और मैंने फॉर्मूला लिखा है, वॉन्ट हॉफ गुणक को आई से शो करते हैं। आई इक्वल टू अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रेक्षित मान अपॉन अणुसंख्यक गुणधर्म का सामान्य मान। तो एक एक करके जितने भी अणुसंख्यक गुणधर्म हैं उनको हम फोकस कर लेते हैं। जैसे आई, वाष्प दाब में अवनमन। तो देखिए वाष्प दाब में अवनमन वाला अणुसंख्यक गुणधर्म ले रहे हैं, उसके लिए आई निकाल रहे हैं। तो अणुसंख्यक गुणधर्म वाष्प दाब में अवनमन क्या था? वाष्प दाब में अवनमन आपेक्षिक अवनमन था, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, यही तो था। तो उसी को मैंने पी नॉट माइनस पी एस को मैंने लिख दिया है डेल्टा पी, ठीक है, अपॉन पी नॉट। तो ये समझ लीजिए। तो वाष्प दाब में अवनमन का ये प्रेक्षित मान, इसको हम ओ से दिखाएंगे, ओ फॉर ऑब्जर्व्ड। ये वो वाली वैल्यू होगी जो असामान्य मान होगा, ठीक है, असामान्य मान भी लिख सकते हैं। अपॉन वाष्प दाब में अवनमन का कौन सा मान? सामान्य मान, वही है, बस अणुसंख्यक गुणधर्म का नाम दे दिया गया है। तो जो प्रेक्षित मान होगा उसको ओ या ऑब्जर्व्ड ओ से दिखाएंगे, ठीक है। आपकी बुक में जैसा लिखा है आप वैसे लिखें, ये तो खाली सिंबलाइजेशन है, आप कैसे भी कर सकते हैं। दूसरा अणुसंख्यक गुणधर्म लेते हैं क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, वही हो जाएगा डेल्टा टीबी ओ, मतलब प्रेक्षित मान बट्टे डेल्टा टीबी सिंपल मान। तो क्वथनांक में उन्नयन का प्रेक्षित मान अपॉन क्वथनांक में उन्नयन का सामान्य मान। ऐसे ही नेक्स्ट के लिए आ जाएगा हिमांक में अवनमन। तो डेल्टा टी एफ से उसे दिखाते थे हिमांक में अवनमन को, तो उसका प्रेक्षित मान मतलब ऑब्जर्व मान बट्टे उसका सामान्य मान। तो ये हो जाएगा हिमांक में अवनमन का प्रेक्षित मान ने बट्टे हिमांक में अवनमन का सामान्य मान। और लास्ट अणुसंख्यक गुणधर्म था चौथा, वो था परासरण दाब, जिसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। तो पाई का प्रेक्षित मान, परासरण दाब का प्रेक्षित मान बट्टे पाई का या परासरण दाब का, पाई मतलब परासरण दाब का सामान्य मान। तो
इसी को फॉर्मूला तो आप बहुत तरीके से बना सकते हैं। इसके अलावा मैंने पहले भी बताया था इससे पहली वाली वीडियो में कि मोलर द्रव्यमान जो होता है वो होता है अणुसंख्यक गुणधर्म के मान का विपरीत। तो क्योंकि अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रेक्षित मान ऊपर था और सामान्य मान नीचे था बट्टे के, है ना, तो मोलर द्रव्यमान उल्टा है, तो इसमें क्या होगा, सामान्य मान, मोलर द्रव्यमान का सामान्य मान ऊपर आ जाएगा और जो प्रेक्षित मान है नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो I इक्वल टू अगर मोलर द्रव्यमान दिया हो तो मोलर द्रव्यमान का सामान्य मान बट्टे मोलर द्रव्यमान का प्रेक्षित मान, क्योंकि प्रेक्षित मान को हम O करके दिखा रहे थे, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, तो मोलर द्रव्यमान को या तो GMM लिखें या M लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर M मोलर द्रव्यमान है, ठीक है, अणुभार भी कहते हैं इसे, तो कैपिटल M क्योंकि ये सामान्य मान है, सिंपल नाम आएगा, अपॉन M0 या M0 समझ सकते हैं, O समझ सकते हैं, प्रेक्षित मान होगा। तो समीकरण 1 2 3 4 को अगर मिला दे 5 को, ठीक है, देखिए समीकरण 1 2 3 4 ये दिख रहे हैं आपको, इसको और समीकरण 5 को मिला दें तो एक इक्वेशन बन सकती है, कह सकते हैं कि इससे हम कोई भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे I का मान, तो डेल्टा P बाई P मतलब P0 अपॉन डेल्टा P अपॉन P0, ये तो है वाष्प दाब में अवनमन का प्रेक्षित मान बट्टे वाष्प दाब में अवनमन का कौन सा सामान्य मान। अब देखिए सभी का मान जो था ये हमने वैल्यू लिखी थी I के बराबर था, मतलब I का मान इतना था, I का मान ये भी था, I का मान ये भी था, I का मान ये भी था, सभी में O ऊपर है देख लीजिए, और I का मान ये भी था, इसमें O नीचे आ जाएगा मोलर द्रव्यमान में। तो I का मान अगर ये है, I बराबर ही ये भी है, I बराबर ही ये भी है, I बराबर ये भी है और I बराबर ये भी है, इसका ये मतलब निकलता है कि ये वैल्यू आपस में भी बराबर होगी, मतलब इतना बट्टे इतना होगा, मतलब इसका मान इसके बराबर होगा, या फिर कह सकते हैं इसका मान इसके, सब बराबर हैं तो इन सभी का मान आपस में भी बराबर होगा और I के बराबर भी होगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो। मैंने आपसे पहले ही बोला था जब हम भाग 19 पढ़ रहे थे कि एक अणुसंख्यक गुणधर्म जो है दूसरे पर निर्भर करता है, स्टार्टिंग में बताया था पहले लेक्चर में, तो देख लीजिए ये इस पर डिपेंड कर रहा है, वाष्प दाब में अवनमन, ये है क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब और मोलर द्रव्यमान, ये अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, लेकिन ये सभी आपस में देखिए लिंक है। अगर एक भी हमें पता चल गया तो हम सबका मान निकाल सकते हैं। तो अब आया वो पॉइंट का अर्थ समझ में। चलिए तो अब एक यहाँ पर एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हो गया है, क्या, वॉन हॉफ गुणक या फैक्टर, जिसे हम I से इंडिकेट कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। तो वॉन हॉफ अगर गुणक प्रदर्शित अगर उस रिएक्शन में है, मान लीजिए मैंने बोला कि नमक को मैंने पानी में घोल दिया, तो नमक अवाष्पशील है, अब नमक पानी में घुलते ही टूट जाएगा, है ना, तो यहाँ पर वियोजन हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस के लिए आप वॉन हॉफ गुणक वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल फॉर्मूला नहीं आएगा। या फिर आप कह रहे हैं एसिटिक एसिड को बेंजीन में घोला, एसिटिक एसिड के अणु संयोजित हो गए, जुड़ गए, तो संयोजन हो रहा है, तो असामान्य गुणधर्म है, तो I का मान आएगा ही आएगा। तो I वाला फॉर्मूला, इन चारों का I वाला फॉर्मूला आप तब लगाएंगे जब क्या हो रहा है, आपको ऐसा लगे कि विलेय वियोजित हो रहा है या विलेय संगुणित हो सकता है। ठीक है, तो वैसे वो मेंशन करता है कि ये अणु द्विमर बना रहे हैं, डाइमर बना रहे हैं, या फिर ये अणु वियोजित हो रहा है, ऐसा कुछ देगा वो इंडिकेशन। ठीक है, तो वाष्प दाब में अवनमन फॉर्मूला था P0 माइनस PS अपॉन P0, ये है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, तो P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू वहां था विलेय के मोल के बराबर, मोल प्रभाज के बराबर, जो था x1 हमने विलेय को 1 माना था। ठीक है, तो x1 इक्वल टू n1 अपॉन n1 प्लस n2, क्योंकि n1 का मान मैंने बोला था बहुत कम होता है, इसलिए n1 अपॉन n2। तो ये सिंपल फॉर्मूला था ये। लेकिन अगर अणु वियोजित हो रहा है या संगुणित हो रहा है, ध्यान रखना है, तो I भी आएगा ही आएगा। ऐसे क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा TB इक्वल टू था वहां KB इंटू M, लेकिन अगर वियोजन और संगुणन हो रहा है रिएक्शन में तो I जरूर आएगा। ऐसे हिमांक में उन्नमन डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू M, मोललता, स्मॉल m होता है मोललता, तो I का मान कहाँ, और लास्ट है परासरण दाब पाई इक्वल टू I इंटू W1 RT अपॉन GMM1 इंटू V। ठीक है, तो W1 अपॉन GMM1 इंटू V, इतने को W1 अपॉन GMM1 इंटू V, इतने को हम C सांद्रता C या फिर कैपिटल M मोलर सांद्रता भी लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, लेकिन I इन सभी में आएगा, क्योंकि I अगर आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि या तो संगुणन हो रहा है या वियोजन हो रहा है, मतलब असामान्य गुणधर्म आएगा इस समय। ठीक है,
और वो वैल्यू जो हम पहले पढ़ते थे जिसमें आई नहीं आता था वो सामान्य मान होते थे अणुसंख्या गुणधर्म के। तो नेक्स्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ, कुछ मैं हिंट दे रही हूँ जो न्यूमेरिकल करने में सॉल्व हेल्प होगी। तो पहला है, अगर कहीं पर क्वेश्चन आपसे कहे कि पूर्ण वियोजन हो रहा है, अभी एक नया शब्द आप सुनेंगे, अगर वो क्वेश्चन में कहे आपसे कि पूर्ण वियोजन, ये एक NaCl है या KCl है, CaCl2 है, MgCl2 है, तो इसका पूर्ण वियोजन हो रहा है। पूर्ण वियोजन मतलब जितना था वो पूरा वियोजित हो गया। अगर प्रतिशत में ही लेते हैं ज्यादातर, मतलब 100% पूरा वियोजित हो गया। तो उस कंडीशन में वियोजन की मात्रा एल्फा, अभी नया शब्द सुनेंगे आप, वियोजन की मात्रा एल्फा, एल्फा का मान 1 होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वे विलयन जो संगुणन और वियोजन प्रदर्शित नहीं करते, जो हम पहले पढ़ रहे थे, मतलब जो सामान्य गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, तो सामान्य गुणधर्म प्रदर्शित करेंगे तो मतलब ना तो वो संगुणित होंगे ना ही वियोजित होंगे। तो वो अणु जो सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं उनके लिए अल्फा का मान बच्चों ध्यान रखना है 1 आता है, ठीक है। और आई का मान भी क्या होगा 1। ये आपको ट्रिक्स है याद रखनी है, ठीक है। ऐसे विद्युत अपघट्य हमने अभी तक पहले जितने भी पढ़े थे ना, कि हमने यूरिया घोला, ग्लूकोज घोला, शर्करा घोला, यही तो बोल रहे थे जितने भी हम पहले क्वेश्चन करे हैं। उसमें बोला था बेंजीन में यूरिया घोल दिया, ग्लूकोज घोल दिया, शक्कर घोल दिया, यही बोला। तो ये सभी जो होते हैं ये वियोजित नहीं होते हैं, इसलिए वियोजित नहीं होने की वजह से इनके लिए आई का मान 1 रहता है। तो आपको ध्यान रखना है यही चीज। देखिए उनके लिए आई का मान 1 होता है और अल्फा का मान क्या होता है 1। अल्फा का मान 1 इसलिए होता है क्योंकि वो वियोजित ही नहीं होते। यूरिया नहीं टूटेगा, NH2CO NH2, ग्लूकोज C6H12O6, शर्करा C12H22O11, ये वियोजित नहीं होते, इसलिए आई का मान 1 होगा और अल्फा का मान भी 1 होगा। चलिए कुछ और ट्रिक्स हैं और बताना चाह रही हूँ। एक बार फॉर्मूला देख लो, डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है आई वॉन टू हॉफ गुणा KB, यह है मोलल उन्नयन स्थिरांक, और M होता है मोललता। ये तो आपको पता ही है, फॉर्मूले मैंने सब कुछ दे रखे। तो मैं बताने क्या जा रही हूँ, देखिए आई का क्वेश्चन ज्यादातर इसी पर आएगा। आई का मान बढ़ेगा, देखिए डेल्टा टीबी है किसके अनुक्रमानुपाती, अगर देखें तो इसके ठीक सामने है, तो सामने है तो मतलब इसके समानुपाती है। अगर बट्टे में लिखा होता है इनमें से कोई भी चीज, अगर आई बट्टे में लिखा होता है ना, डेल्टा टीबी इक्वल टू 1 जो भी है ये KB अपॉन आई नीचे होता, बट्टे में होता, इसका मतलब है ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। लेकिन इस समय ये इसके सामने है, अगर बराबर को मैं हटा दूं, यहाँ पर प्रोपोर्शनल लगा दूं, ठीक है, ये मतलब इसका क्या बोलते हैं उसे, समानुपाती का चिन्ह लगा दूं, तो इसका मतलब हुआ है कि आई बढ़ेगा, M बढ़ेगा तो डेल्टा टीबी भी बढ़ेगा, ठीक है। तो आई और M बढ़ेगा तो डेल्टा टीबी भी बढ़ेगा, और डेल्टा टीबी होता क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, तो वो भी बढ़ेगा। डेल्टा TF यहां पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब आई का मान M का मान बढ़ेगा तो डेल्टा TF भी बढ़ेगा, क्योंकि डेल्टा TF होता है हिमांक में अवनमन, तो अवनमन, हिमांक में अवनमन में भी वृद्धि होगी और घटेगा हिमांक, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिख दिया, अगर हिमांक पूछेंगे तो हिमांक में और कमी आएगी तो आप कहोगे कमी होगी, और हिमांक में अवनमन में तो वृद्धि। ये बढ़ रहा है, आई का मान M का मान बढ़ेगा तो डेल्टा TF भी बढ़ेगा। आप बस इतना देखें, इसको ना देखें। पाई का मान भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, IM के ठीक सामने दिख रहा है। M होता है मोलर, यहाँ पर होगा मोलर सांद्रता, ठीक है, मोलरता जिसे आप कह रहे हैं यहाँ पर मोलर सांद्रता का काम करेगा। तो पाई आई और M बढ़ेगा तो पाई का मान परासरण दाब भी बनेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ये दो में, ठीक है। अब आए डेल्टा P अपॉन P0, मतलब P0 माइनस PS अपॉन P0, ये है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये भी IM के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये है ना विलेय के मोल है, तो आपको M स्मॉल m को ऐसे ध्यान रखना है, ये विलेय के मोल है, मोललता, ठीक है। तो स्मॉल m सभी में आ रहा है स्मॉल m, तो आई M बढ़ेगा तो वाष्प दाब में जो अवनमन होता है, इस पूरे का नाम होता है वाष्प दाब में अवनमन, इसमें भी वृद्धि होगी, ठीक है। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ बच्चों, क्वेश्चन में आपसे ऐसा पूछा जाएगा, पूरा नहीं पूछेगा, वाष्प दाब में अवनमन नहीं पूछेगा, वो कहेगा दो सॉल्यूशन है, इसके लिए आई का मान इतना है, इसके लिए आई का मान इतना है, तो वाष्प दाब किसका ज्यादा है किसका कम है। तो आपको ट्रिक क्या लगानी, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर आपने देखा है कि क्वथनांक, पहले आपको पूरा पता होना चाहिए कि हमारा अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है। क्वथनांक में उन्नयन था ना, उन्नयन मतलब बढ़ रहा है, तो जो चीज बढ़ रही है तो कि आई और M का मान बढ़ने पर भी बढ़ेगी। दूसरा डेल्टा TF, ये क्या था अवनमन,
तो अवनमन का मतलब से ही समझ जाना। हिमांक का अवनमन मतलब आप ये समझ लेना कि अगर आपसे हिमांक पूछे, मैं केवल हिमांक की बात कर रही हूँ, इस पूरे की नहीं। अब ये ट्रिक है। अब इसमें अवनमन आपको समझ में आ गया, तो आपने इतना समझना है आई एम बढ़ेगा तो हिमांक कम होगा, हिमांक कह रही हूँ ये, क्योंकि क्वेश्चन केवल हिमांक पूछता है, पूरा नहीं पूछता है। नेक्स्ट, यहां पर क्या दिया है, वृद्धि, पराशर दाब में वृद्धि, तो इसमें तो कुछ नहीं सोचना है, आई एम बढ़ेगा तो पराशर दाब भी बढ़ेगा। यहां पर फिर से शब्द आ रहे हैं अवनमन, अवनमन होगा तो इसका मतलब है आई एम बढ़ेगा तो ये अवनमन होगा। किसका अवनमन, वाष्प दाब कम हो जाएगा। तो हिमांक और वाष्प दाब ऐसे होते हैं। यहां पर ट्रिक मैंने लिखी है कि क्वथनांक बढ़ेगा, अगर आई और एम का मान बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा। ऐसे ही पराशर दाब की बात करें, आई एम बढ़ेगा तो पराशर दाब भी बनेगा, ठीक है, ये दो। लेकिन अगर वाष्प दाब बढ़ेगा, इधर देखिए, वाष्प दाब की बात करें तो आई एम बढ़ेगा तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 1/आई एम लिख सकते हैं, मतलब अगर आई एम बढ़ेगा तो वाष्प दाब कम होगा और आई एम घटेगा तो वाष्प दाब बढ़ेगा, 1/, का मतलब, ठीक है। ऐसे हिमांकी की बात करें तो हिमांक पे क्वेश्चन करेगा तो इसमें भी वही है, अवनमन शब्द आ रहा है, इसका मतलब है जस्ट अपोजिट प्रभाव। आईएम का मान बढ़ेगा तो हिमांक कम होगा और आईएम का मान घटेगा तो हिमांक बढ़ेगा। तो 1/IM लिखा है, ये ट्रिक है, ये बहुत हेल्प करेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है वॉन्ट हॉफ और वियोजन की मात्रा के बीच संबंध। ये क्वेश्चन वैसे भी अलग से पूछा जाता है कि वियोजन की मात्रा की व्याख्या करो, ठीक है। तो ऐसे समझ लीजिए, आपको 1 लीटर पानी दिया है, मतलब मान लीजिए आपको 1 लीटर विलियन दिया है, ठीक है, विलियन आपको दे दिया गया है। उस विलियन में आपने नमक डाला, ठीक है, कुछ मात्रा नमक की डाली, तो नमक की कितनी मात्रा वियोजित हो गई, कितने नमक के कितने अणु टूट चुके हैं, कितना भाग नमक का टूट चुका है, उसी को कहते हैं वियोजन की मात्रा। किसी भी विलियन में, ठीक है, विलेय के कितना भाग, कितना अंश वियोजित हो गया है, टूट गया है, उसी को कहते हैं वियोजन की मात्रा। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कहें तो वियोजन की मात्रा, इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान किसके बराबर होता है, वियोजित अणुओं की संख्या, मतलब ऐसे भी कह सकते हैं वियोजित अणुओं की संख्या, वियोजन के बाद अणुओं की संख्या भी कह सकते हैं, अपॉन वियोजन से पहले अणुओं की संख्या, ठीक है। तो एक परिभाषा ये हो जाएगी, वियोजित अणुओं की संख्या और वियोजन से पूर्व अणुओं की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है, वियोजन की मात्रा। आसान है। और एक परिभाषा मैंने ये बताई थी, 1 लीटर विलियन में या जो भी आपको विलियन दिया उसमें विलेय का कितना भाग वियोजित हो गया है, उसी भाग को हम कहते हैं वियोजन की मात्रा। ये वाला फॉर्मूला ज्यादा आसान है, ठीक है। तो देखिएगा वॉन्ट ऑफ गुणक का क्या संबंध है वियोजन की मात्रा से। तो वियोजन की मात्रा के लिए आपको मैं बता दे रही हूं, जब भी कोई पदार्थ, जब भी कोई विलेय वियोजित होगा तो उस समय आई का मान क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। अगर ये साइन जो है आई की ओर को खुला है, इसका मतलब है कि 1 से ज्यादा मान है आई का, ठीक है। जिसकी ओर को खुला रहेगा मतलब वो बड़ा है, तो आई का मान बड़ा होगा 1 से ज्यादा, ठीक है। तो 1 से ज्यादा होगा मतलब 1.3, आई का मान कितना आएगा, 1.3, 1.4, मतलब 1 से ज्यादा आएगा, कितना ही भी हो सकता है, ठीक है। इसको एक डेरिवेशन से हम आप समझते हैं, आप चाहें तो इतने डिटेल से भी पढ़ सकते हैं, अच्छी इंफॉर्मेशन है, जरूर पढ़ें इसे। तो मैं डिराइव करके दिखा रही हूँ। ए के मान लीजिए आपने, ए भी एक कोई अणु है या फिर NaCl एक अणु है, इसको ऐसे समझिए, NaCl एक अणु है, पानी में घोला, ठीक है। AN मैंने इसलिए लिखा है कि Na और Cl दो कण जो है आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, इसलिए N लिख दिया। N मतलब जैसे दो जुड़े हैं इसमें, NaCl। अब इसको आयनित किया तो कितने बने, जितना यहाँ पर जुड़े हुए थे, दो जुड़े थे तो दो ही तो बन रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा, NaCl को तोड़ा तो कितने बने, 2 आयन, तो जितने यहाँ लिखा था N उतने ही बनेंगे यहाँ पर 2, ठीक है। तो हो जाएगा, टाइम जब 0 था तो मान लीजिए इसके 1 मोल लिए। अभी इसी को मैं पढ़ाऊंगी रासायनिक बलगतिकी में भी इस तरीके से। तो शुरुआत में आपने ये जो भी था, नमक था, NaCl CaCl2, इसके 1 मोल लिए थे। तो जब तक अभी आपने पानी में घोला नहीं है तो यहाँ पर अभी टूटा नहीं होगा, लेकिन कुछ देर बाद जब आप घोलने लग जाएंगे तो धीरे धीरे करके NaCl टूटने लग गए होंगे। मान लीजिए जैसे साम्यावस्था आती है उस समय 1 मोल, कुल 1 मोल में से इसकी NaCl की अल्फा मोल, ठीक है, अल्फा मोल टूट चुके हैं, अल्फा मात्रा जो है टूट चुकी है, मतलब NaCl के अल्फा मोल जो है, जैसे 2 मोल 3 मोल कहते हैं, तो वैसे अल्फा मोल टूट चुके हैं। तो जितने टूटेंगे उतने ही यहाँ भी बनेंगे। जैसे मान लीजिए NaCl में यहाँ से कह रही हूँ, टोटल NaCl 100 थे, 100 NaCl के अणु थे, उसमें से 20 टूट गए हैं, 20 NaCl टूट गए तो यहाँ कितने बनेंगे, 20 Na पॉजिटिव बनेंगे और 20 क्या बनेंगे, Cl नेगेटिव, ठीक है।
तो एक टाइप के आयन तो है नहीं, कितने टाइप के हैं, दो टाइप के हैं, है ना। तो 20 Na और 20 Cl, दो ऐसे अल्फा, यहां पर अगर दो आयनों से मिलके बना है, n=2 है तो यहाँ दो बनेंगे, ठीक है। तो दो लिख दिया और अल्फा कितना हो जाएगा, 20 टूटे हैं तो दो हो गया Na और अल्फा कितना हो गया 20, तो 20 गुणा 2 कितना हो गया 40। समझ में आ रहा है ना। तो आई का मान क्या हो जाएगा, वही वियोजन के पश्चात अणुओं की संख्या अपॉन वियोजन से पूर्व अणुओं की संख्या। आई का मान भी यही होता है, ठीक है, वियोजन के बाद अणुओं की संख्या बटे वियोजन से पूर्व अणुओं की संख्या। तो आई का मान वियोजन के बाद साम्यावस्था में कितने थे अणु, आई माइनस अल्फा ये अणु थे, प्लस यहाँ भी तो थे अणु, कुछ अणु यहाँ बचे कुछ यहाँ बचे, पूरा का पूरा NaCl नहीं टूटा ना। मान लीजिए 100 में से 20 टूटे, तो 20 टूटेंगे तो 20 Na बन जाएंगे, 20 Cl, 40 बन गए। तो क्या हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा क्या, I माइनस अल्फा यहाँ है प्लस N अल्फा यहाँ है। जैसे यहाँ 20 और 20 कितने थे, 40 लिख सकते हैं, ठीक है। तो वियोजन से पूर्ण अणु कितने थे, 1 मोल, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, I माइनस अल्फा प्लस N अल्फा, N अल्फा को आगे लिख लीजिए प्लस वाली वैल्यू को। अब दोनों जगह अल्फा अल्फा है, कॉमन ले लीजिए। तो अल्फा बाहर से लेंगे, कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा क्या, अल्फा बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा N, और यहाँ बचेगा अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया तो यहाँ केवल N बचा, और वैसे अल्फा से अल्फा कैंसिल हुआ तो ये आ गया 1, तो कॉमन ले लिया अल्फा तो अंदर बचेगा N-1, और ये जो 1 था इसको इक्वल के इधर ले गए तो I-1। तो हमें अल्फा का मान निकालना है, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा, इसको इसके बट्टे में ले जाओ, I-1 अपॉन N-1। तो ये याद रखिएगा, जब भी आपसे क्वेश्चन करे कि वियोजन हो रहा है तो इसको रट लीजिए। अल्फा का मान कितना आएगा, वियोजन की मात्रा कितनी आएगी, वॉन हॉफ फैक्टर I-1 अपॉन N-1। N होता है वियोजित हुए अणुओं की संख्या। जैसे NaCl है, ठीक है, NaCl कितने आयनों में टूट रहा, 2। CaCl2 है, कितने आयनों में टूट रहा, 3, ठीक है। AlCl3 4 आयनों में टूट रहा है, तो आयनों की संख्या होगी N। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे वॉन हॉफ गुणक व साइन गुणन के बीच संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन वॉन हॉफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ध्यान रखिएगा, वो था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब वियोजन की मात्रा, विलेय जो था वो वियोजित हो रहा था, ज्यादा अणु बना रहा था। यहाँ पर संगुणन है, विलेय के कण आपस में जुड़ जा रहे हैं, अणुओं की संख्या कम हो रही है, ठीक है, अणु संख्या गुणधर्म कम हो रहा है। तो संगुणन की मात्रा का भी फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, वहां पर वियोजित अणुओं की संख्या थी, यहाँ पर कहोगे संगुणित अणुओं की संख्या बट्टे संगुणन से पूर्व अणुओं की संख्या, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं संगुणन के बाद अणुओं की संख्या अपॉन संगुणन से पूर्व अणुओं की संख्या। तो इसका मान क्या होता है, 1 से कम आता है, क्योंकि 1 से कम क्यों आएगा, देखिए जैसे NaCl के मान लीजिए CH3COH के 2 अणु थे, अब क्या हुआ, जैसे विलायक में डाला वो आपस में जुड़ गए, क्या हो गया, कणों की संख्या पहले की तुलना में, पहले 2 कण थे अब कम हो गए, तो यहाँ पर क्या होगा, कणों की संख्या कम हो रही है, तो हम ये मान लेंगे यहाँ पर I का मान 1 से कम आएगा। तो 1 की ओर को चिन्ह है, इसका मतलब है I का मान 1 से कम होगा, ठीक है, I का मान कम है और 1 का मान ज्यादा है, तो ऐसे समझ लीजिए I का मान 1 से कम होगा, तो आएगा जैसे कि 0.9, 0.8, ऐसे 1 से कम होगा, ठीक है। इसको भी एक डेरिवेशन से हम सॉल्व करेंगे। मान लीजिए CH3COH के 2 अणु थे, ठीक है, आगे आगे लिखा है N, इसका मतलब है मान लीजिए CH3COH 2 अणु थे, अब विलायक में डाला तो जुड़ गए, ठीक है, CH3COH का होल ट्वाइस लिखेंगे, होल ट्वाइस, तो जितनी संख्या यहाँ थी आपस में जुड़ चुकी है तो नीचे लिखेंगे। उसका जस्ट उल्टा, पहले वाला जो कंडीशन हमने दिया था इसका जस्ट उल्टा यहाँ लिख देना है। तो आपको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कण ज्यादा थे इस साइड को, और यहाँ पर ये जुड़ के कणों की संख्या कम होगी क्योंकि आपस में जुड़ चुके हैं। तो अब क्या होगा, वही कंडीशन, जब टाइम 0 था तो इसके मोल हमने शुरुआत में 1 मोल ले लिए, सभी में मानते हैं, तो रिएक्शन जब तक शुरू नहीं हुई है, पानी में घुला नहीं है, विलायक में घुला नहीं है, तो यहाँ 0 बने होंगे। अब कुछ देर बाद धीरे धीरे करके CH3COH के अणु जो हैं, 2 अणु आपस में जुड़ते चले जा रहे हैं, तो कितने अणु जुड़ रहे हैं उसको हमने अल्फा से दिखा लीजिए। मान लीजिए 20 अणु जुड़ चुके हैं, ठीक है, 20 अणु जुड़ चुके हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अल्फा निकल गए, ठीक है, अल्फा जुड़ चुके हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर भी कितने जुड़े हुए मिलेंगे, अल्फा बाई N। तो जैसे CH3COH के 2 अणु थे वो आपस में जुड़ गए, जुड़ने के बाद यहाँ पर क्या बनाएंगे, CH3COH का होल ट्वाइस, तो N की जगह पर आप क्या रखेंगे, 2,
और जितने भी संगुणन की मात्रा होगी ये प्रतिशत में आपको देंगे तो यहाँ पर वो लिखेंगे। तो n समझ में आ गया कितने, जैसे CH3COH के 2 अणु जुड़े हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 2 n की जगह पर वो आ जाएगा। तो फॉर्मूला लगाते हैं I इक्वल टू संगुणन के पश्चात अणुओं की संख्या, वही फॉर्मूला अपॉन संगुणन से पूर्व अणुओं की संख्या। तो संगुणन के पश्चात ये वाली अवस्था आएगी I माइनस एल्फा प्लस इतना यहाँ बचा है, इतना यहाँ बचा है, अल्फा बाई एन अपॉन संगुणन से पूर्व कितने मोल थे, 1 मोल। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा एन। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं, इस साइड भी ये एन है इसके बट्टे में तो इनके बट्टे में भी पहुंचा देंगे, एन का गुणा यहाँ और यहाँ कर लीजिए, तो एन माइनस एन एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन। ये तो सॉल्व करना आता है ना, एलसीएम, एन का गुणा यहाँ और यहाँ कर देंगे, इसके नीचे तो है ही पहले से, ठीक है। अब क्या करना है आपको, एन को यहाँ लेके जाइए, एन इनके सभी के बट्टे में था, अब सबके बट्टे में आ चुका है, अब एन को यहाँ ले जाइए। देखिए ये मत कीजिएगा इसको सीधे बट्टे में ले गए, नहीं, अब ये इनके इन सबको पहले बराबर करेंगे, मतलब सभी के अपॉन में एलसीएम एन आ जाना चाहिए। अब एन को यहाँ ले जाएंगे तो एन आई इक्वल टू एन प्लस एल्फा माइनस एन एल्फा। अब इसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ से एन को यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एन आई माइनस एन, ये वाले एन को, ठीक है, कॉमन वैल्यूज को एक साथ। और यहाँ पर दिख रहा है एल्फा माइनस एन एल्फा, तो एल्फा कॉमन ले लेंगे, तो एल्फा कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बन जाएगा, एल्फा कॉमन लोगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा 1 माइनस यहाँ बचेगा एन, और यहाँ इसमें एन कॉमन ले लीजिए, दोनों में एन कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा केवल आई, और यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं, तो मतलब 1, ठीक है। एल्फा का मान निकालना है तो 1 माइनस एन को इसके बट्टे में ले जाओ, तो फॉर्मूला आ जाएगा एल्फा इक्वल टू एन आई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन। तो बहुत आसान है याद करना, वियोजन की मात्रा और एल्फा और संगुणन की मात्रा के लिए एल्फा। वहां क्या था याद कीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर मैं इंडिकेशन दे रही हूँ, आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, एक साथ बता रही हूँ। वहां पर था वियोजन की मात्रा के लिए एल्फा का मान था आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, लेकिन यहां पर संगुणन के लिए एल्फा का मान है आई माइनस 1, वही है सेम, गुणा साथ में एन भी है, ठीक है, साथ में एन भी है, बस इतना अंतर है, अपॉन नीचे वहां था n माइनस 1, यहां हमने n माइनस 1 को उल्टा कर दिया, एक प्रकार से n को आगे ले गए, ठीक है, n मतलब क्या था, जो आगे था उसको पीछे ले गए, पीछे वाले को आगे ले गए, मतलब क्या हो जाएगा, वहां था n माइनस 1 और यहां हो जाएगा 1 माइनस एन, याद हो जाएगा, केवल इतना सा चेंज है, ऊपर n है और नीचे क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया ऑर्डर, n को जो आगे वाला n था पहले वाली कंडीशन में उसको हम पीछे ले गए n और 1 आगे आ गया, तो याद रहेगा ये आपको, तो उतना डेरिवेशन करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आने के लिए या आपके इसके बाद आप जो भी करेंगे 12th वाले स्टूडेंट या बीएससी वाले स्टूडेंट्स, उनको ये काफ़ी हेल्प करेगा, तो कुछ ट्रिक्स देख लीजिए। नेक्स्ट विद्युत रसायन में भी मैं आपको ये बताऊंगी। तो देखिए विद्युत अपघट्य शब्द आ रहा था बार बार, ठीक है, अभी आपने जब असामान्य मोलर द्रव्यमान मोलर गुणधर्म पढ़ा था तो उसमें शब्द आ रहा था विद्युत अपघट्य। तो विद्युत अपघट्य वो होता है जो आयनिक यौगिक होते हैं जो धन और ऋण में टूट जाते हैं, ठीक है। तो विद्युत अपघट्य के लिए आई का मान 1 से ज्यादा होता है, क्योंकि वो वियोजित हो रहा है, 1 से ज्यादा अणु बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली 1 से ज्यादा अणु बना रहे हैं तो आयनों की संख्या बढ़ रही है, तो इसलिए आई का मान 1 से ज्यादा ही आएगा, ठीक है। तो विद्युत अपघट्य भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो प्रबल विद्युत अपघट्य, एक दुर्बल विद्युत अपघट्य। ये आपको याद रखना है, जब प्रबल विद्युत अपघट्य लोगे तो आई का मान एल्फा होगा, आई और एल्फा का मान बराबर, ठीक है, आई वॉन्ट हॉफ गुणक और एल्फा वियोजन की मात्रा का मान बिल्कुल बराबर। लेकिन जब दुर्बल विद्युत अपघट्य लोगे तो आई और एल्फा का मान बराबर नहीं होगा, हम कोई रटने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। तो प्रबल विद्युत अपघट्य भी प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और लवण में इनको विभाजित करते हैं, ये मैं विद्युत रसायन में पढ़ाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा है। बस याद रखिएगा प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और लवण वो होते हैं जिनका 100% वियोजन होता है, मतलब वो पूरा पूरा टूटते हैं, किसी भी विलायक में घोल दोगे तो 100% टूटेंगे, ठीक है। जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्य वो होते हैं दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, जो क्या होगा, जिसे विलायक में घोलेंगे तो केवल 20% टूट रहा है, 30%, 100% नहीं टूटेगा। तो प्रबल अम्ल जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3, HClO4, ये अम्ल होते हैं प्रबल अम्ल। प्रबल क्षार NaOH, KOH, MgOH का होल्ट होते हैं प्रबल क्षार। लवण NaCl, CaCl2, MgCl2, ये है लवण। दुर्बल अम्ल CH3COH होता है और दुर्बल क्षार जो होता है वो होता है NH4OH, इसके एग्जाम्पल कम ही मिलेंगे। बस ध्यान रखना है प्रबल अम्ल जो होता है 100% वियोजन और दुर्बल अम्ल जो है 100% नहीं होता, 20-30% कुछ ही होता है, ठीक है। तो अब मैं बता रही हूँ प्रबल विद्युत अपघट्य के कुछ एग्जाम्पल भी बता रही हूँ।
आपको ज्यादा क्लियर करने के लिए। तो प्रबल विद्युत अपघट्य का 100% वियोजन होता है, तो अल्फा का मान आई के बराबर आता है। अब कैसे आएगा वो भी करके दिखाएंगे, ठीक है। तो प्रबल अम्ल का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे HCl 100% वियोजन हो रहा है, तो मतलब इसके जितने भी अणु आपने मोल लिए होंगे, 5 मोल लिए, 5 के 5 मोल टूट जाएंगे H पॉजिटिव और Cl निगेटिव में। तो कितने आयन बन रहे हैं, तो आपने सीधे आयनों की संख्या दिखनी है, तो अल्फा का मान निकल जाएगा। अल्फा का मान कितना आएगा, तो आपने क्या करना है, आई निकालना है। तो आप सीधे सीधे देखिए कितने आयन टूट रहे हैं। जब भी 100% वियोजन होगा तो उस समय क्योंकि अल्फा का मान आई के बराबर होगा, तो आई का मान भी और अल्फा का मान भी, दोनों का मान, आयनों की संख्या गिनना, कितने आयन बने, 2, तो आपने 2 लिख दिया। अल्फा और आई दोनों का मान होगा, हाँ, ये 2। HClO3 कितने भाग में टूट रहा है, H पॉजिटिव अलग से 2 भागों में, तो अल्फा और आई दोनों का मान 2। HClO4 ये भी 2 भागों में टूट रहा है, तो आई और अल्फा दोनों 2। HNO3 2 भागों में टूट रहा है, तो ये हो जाएगा अल्फा और आई दोनों का मान 2 और HI का मान भी 2। ऐसे और एग्जाम्पल भी हो सकते हैं जिसमें 3 भागों में टूटे, जैसे H2SO4। तो H2SO4 जो है वो आप देख लीजिए, H2SO4 जो है वो टूटता है 2H पॉजिटिव और SO4 2 निगेटिव में, है ना। तो टोटल 2 आयन ये बने, 1 आयन ये बना, आगे वाली संख्या देखेंगे तो टोटल 3 बन रहे हैं आयन। तो आपको हो गया इसकी वियोजन की मात्रा और आई वॉन्ट ऑफ गुणक का मान 3 होगा। प्रबल क्षार का लिए भी वही है, प्रबल जो है उसमें अल्फा और आई का मान बराबर और आयनों से गिनेंगे। NaOH ये टूट जाते हैं 2 आयनों में, तो अल्फा और आई का मान 2। KOH 2 आयनों में टूट रहा है। MgOH का होल ट्वाइस कहें तो Mg2 पॉजिटिव जो है, आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1, और OH जो है उसकी संख्या कितनी थी, 2, तो टोटल 3 आयन में टूटता है। और CaOH का होल ट्वाइस 2 OH है और 1 कैल्शियम है, तो टोटल 3। तो आई और अल्फा दोनों का मान आयनों की संख्या को गिन के आप निकाल लेंगे, ठीक है। अब सभी लवण, जितने भी लवण है, मैं ये बता दे रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा लवण पे आते हैं, आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ज्यादा इन पर रहते हैं। तो जैसे NaCl 2 भागों में टूट रहा है, 2 हो गया, आप आई भी लिख लें हाँ साथ में। और Na2SO4 2 Na है और 1 SO4, टोटल 3। सॉरी ये गलती से लिख दिया है, यहाँ पर होगा इसका मान होगा 3। यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम 3 SO4, तो 5 अल्फा का मान और आई का मान। FeCl3 1 Fe और 3 Cl 4। और यहाँ पर NaHSO4 का Na भी अलग होता है, H भी अलग होता है, SO4 भी अलग होता है, तो 1 2 3 आयन, तो अल्फा का मान 3 और आई का मान भी 3। क्योंकि ये टॉपिक हमें कंप्लीट करना है इसलिए वीडियो लेंदी हो रही है, बट इत्मीनान से देखिए, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो अब हम कर रहे हैं वॉन हॉफ गुणक पर आधारित कुछ गणितीय प्रश्न। फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना है। अगर वियोजन पर आधारित क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो वियोजन पर आधारित क्वेश्चन हम कर रहे हैं, उसके लिए अल्फा का मान फॉर्मूला याद रखिएगा, I = 1 अपॉन n-1, ठीक है। आई होता है वॉन हॉफ गुणक, अल्फा होता है वियोजन की मात्रा, n होते हैं वियोजित अणुओं की संख्या। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, K2HgI4 जब 40% वियोजित होता है तो वॉन हॉफ गुणक ज्ञात करो। मतलब केवल 40% वियोजित हो रहा है, आपने क्या अनुमान लगाया कि ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है, क्योंकि वो कम वियोजित होता है, 100% नहीं होता, ठीक है। तो इसे देखिएगा, तो क्वेश्चन है K2HgI4 का 40% वियोजन होता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, वॉन हॉफ गुणक आई निकालना है। तो देखिएगा 40% वियोजन, तो इसकी वियोजन की मात्रा अल्फा दी है, देखिए प्रतिशत दिया है, तो प्रतिशत को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 40%, प्रतिशत मतलब प्रति मतलब बट्टे में 100, तो इसको सॉल्व करेंगे 0 से 0, तो ये आ गया 10 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 0.4, तो अल्फा आ गया 0.4। अब क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चन में अगर वॉन हॉफ गुणक वाली बात हो तो आप उसको क्या करेंगे, जो आपको कंपाउंड दिया है उसको आयोनाइज करेंगे। तो अब आप जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कब पढ़ेंगे, सहसंयोजक यौगिक वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें आप सीखेंगे ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला, ठीक है। तो ध्यान रखना स्क्वायर ब्रैकेट वाला सेफ है, ये टूटेगा नहीं, तो मतलब ये सोचिए इसके बाहर वाला टूट रहा है, तो 2 के पॉजिटिव अलग हो जाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट वाला वैसे ही रहेगा। तो जितना चार्ज पॉजिटिव यहाँ है उतना ही निगेटिव यहाँ भी होता है। तो आयनों की संख्या मतलब n यहाँ के आ गया n, 2 आयन ये है, 1 आयन ये, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो n = 3। अब फॉर्मूला लगाएंगे वियोजन की मात्रा का और यहाँ से आई निकाल लेंगे। लिख दिया फॉर्मूला, अब वैल्यू पुट करते हैं, तो देखिएगा रख दिया मान, अल्फा का मान यहाँ से रख दिया, आई का मान हमें निकालना है -1 अपॉन n का मान, आयनों की संख्या कितनी आई, 2 और 1 3, तो 3 - 1 कर दिया, फॉर्मूले में ही रखना है। 3 - 1 हो जाएगा 2, और 2 को आप यहाँ लेके जाएंगे 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.8। अब आपको क्या करना है,
I-1 है, -1 को इधर ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा, तो +1 में 0.8 जोड़ दो तो ये आ जाएगा 1.8। तो देखिएगा जो प्रबल, ये जो है जो भी विद्युत अपघट्य है, ये देखिएगा जो भी विद्युत अपघट्य है वो मैंने अभी बताया था I का मान 1 से ज्यादा आता है। ये बताया था I का मान 1 से ज्यादा आता है, चाहे प्रबल हो या दुर्बल हो। तो यहाँ पर 40% ही आयोजन हो रहा है, तो ये वियोजन हो रहा है, इसका मतलब ये दुर्बल है। लेकिन दुर्बल है या प्रबल है, I का मान 1 से ज्यादा आ रहा है, तो हमारा आंसर प्रूव हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3COH के 40% वियोजन होने पर वॉन हॉफ गुणक का मान ज्ञात करो। आसान है, CH3COH भी दुर्बल विद्युत अपघट्य है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है, 40% वियोजन है, जो भी है ये दुर्बल हो या प्रबल हो, इसका I का मान 1 से ज्यादा आना चाहिए। तो करके देखेंगे। तो देखिए अल्फा का मान 40% मतलब 40/100 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.4। ये तो आपको आ गया है करना। CH3COH को उसके बाद जो आपको दिया है उसको तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ते हैं तो CH3CO नेगेटिव अलग हो जाता है, H पॉजिटिव। तो आयनों की संख्या कितनी है? 2। तो N मतलब आयनों की संख्या आ गई 2। अब फॉर्मूला रखें और वैल्यू रख दें तो I का मान निकल आएगा। तो देखिएगा, तो मैंने रख दिया अल्फा का मान 0.4, I का मान निकालना है, N का मान रख दिया 2। तो देख लीजिए N-1, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ गया, तो 1 को यहाँ ले जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 0.4 इक्वल टू I-1, -1 को इक्वल के इधर ले जाओ तो +1 और 0.4 इसमें ऐड कर दो तो आ गया 1.4। क्योंकि मैंने बताया था ये दुर्बल या प्रबल जो भी है, ठीक है, वियोजन में, ठीक है, वियोजन अगर होगा तो I का मान 1 से ज्यादा होगा। शब्द वियोजन आ जाएगा तो आप समझ लेना I का मान 1 से ज्यादा आएगा। अगर 1 से कम आ रहे हैं तो आपने गलती की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। K2SO4 लवण के वियोजन हेतु I का मान ज्ञात करो। अब आप कहोगे इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, कैसे निकाले आई? देखिए बच्चों, अगर उस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, कितना प्रतिशत आयनित हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो आप समझ लेना कि वो 100% आयनित हो रहा है। जैसे इसमें पहले वाले क्वेश्चन में 40% दिया था या 60% दिया है, तो अगर इसमें कुछ नहीं दिया है तो आप, और वैसे भी लवण जो होता है वो 100% आयनित होता है, तो आप समझ लेना कि वो 100% आयनित हो रहा है, मतलब अल्फा का मान 100%। तो 100/प्रतिशत मतलब 100 डिवाइड करेंगे तो 1। मैंने बताया भी था जो लवण होते हैं, जो कुछ जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं वो 100% आयनित होते हैं। इसमें कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये 100% आयनित हो रहा है, तो अल्फा का मान 1 होगा। ठीक है, अब इसको आयनित करने पर कितने आयन बन रहे हैं? 2K पॉजिटिव और 1 SO4। तो 2 ये है, 1 ये है, तो N का मतलब अणुओं की संख्या, आयनित अणुओं की संख्या कितने हैं, कितने आयन बन रहे हैं? 3। तो N का मान 3 अब फॉर्मूले में रखेंगे। तो देखिएगा, तो हमने सारी वैल्यू फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला में अल्फा का मान रख दिया 1, N का मान रख दिया 3, माइनस किया 3 - 1 2 को यहाँ लेके जाएंगे, ठीक है, तो 2 1 जा 2 ही रहेगा, और -1 को इक्वल के यहाँ ले जाएंगे +1, तो 2 + 1 हो गया 3। तो देखिए जब जितना ज्यादा प्रतिशत आयन होता है ना, जितना ज्यादा प्रतिशत, जहाँ 100% हो रहा था, तो उतना ज्यादा I का मान आएगा। 1 से ज्यादा तो है ही, लेकिन बहुत ज्यादा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है K2HgI4, यही है ब्रैकेट वाला था, कि 100% आयनन हेतु वॉन हॉफ गुणक ज्ञात करो। तो K2HgI4 का 100% आयनन हो रहा है, मतलब अल्फा का मान है 100/100, 100% है तो बट्टे 100 करेंगे प्रतिशत को सॉल्व करने के लिए, तो आ जाएगा 1। 100% में जब भी 100% हो अल्फा का मान 1 मान लेना, मैंने पहले भी कहा था। K2HgI4 को तोड़ोगे तो 2K पॉजिटिव और 1 HgI4 बनेगा, टोटल आयन 2 और 1 3, तो N की संख्या 3। अब वैल्यू फॉर्मूले में रख लीजिए। एक ट्रिक और बता रही हूँ यहीं पर, अगर किसी भी इक्वेशन में, किसी भी समीकरण में आपसे ये कह दिया जाए कि इसका 100% आयन हो रहा है, आयनन हो रहा है, तो आपने इस जो कंपाउंड है उसको तोड़ के देखना कितने आयन बन रहे हैं, तो जितने आयन बनेंगे वही उसका होगा वॉन हॉफ गुणक। आसान है। ऐसा क्वेश्चन अगर दिया हो, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे क्या करेंगे, जिस भी क्वेश्चन में दिया हो 100% आयन बन रहे हैं, तो इसको तोड़ के देखना कितने आयन बन रहे हैं, जितने भी आयन बनेंगे, आयनों की संख्या, वही हमारा वॉन हॉफ गुणक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है Fe2SO4 का होल थ्राइस का पूर्ण वियोजन के लिए वॉन हॉफ गुणक ज्ञात करो। इसको तो आप कर लेंगे ना, वही कंडीशन, पूर्ण वियोजन मतलब 100%, तो केवल आयनों की संख्या जितनी भी आएगी वही हमारा आई होगा। तो मैंने क्या किया, Fe2SO4 का होल थ्राइस को तोड़ा तो 2Fe आयन बने 3 पॉजिटिव और 2Fe आयन बन गए 3 पॉजिटिव वाले, और 3 क्या बने, ऐसे देख के पता चल रहा है आपको, प्लस माइनस में तोड़ना नहीं भी आता है तो ऐसे देख लीजिए 3 बन रहे हैं टोटल
और ये Fe कितने हैं, 2 बन रहे। टोटल एनओ आयनों की संख्या N हो गया 5, क्योंकि पूर्ण वियोजन है 100%, तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा, 100 से 100 कट गया 1। तो फॉर्मूले में रख के भी देख लो, अभी ट्रिक बताई थी, जितने आयन बनेंगे आई का मान भी उतना ही आएगा। तो आई भी वॉन हॉफ गुणक भी 5 आना चाहिए। तो मैंने प्रॉपर सॉल्व किया है, आप देख सकते हैं आई का मान क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है 0.1 मोलर K4FeCN6 के 50% आयनन हेतु वॉन हॉफ गुणक का मान ज्ञात करो। देखिए यहाँ पर जो M दिया है मोलरता, इससे कोई फर्क अभी नहीं पड़ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहीं पर यूज नहीं करना है। M आई नहीं रहा है फॉर्मूले में, आपको आई निकालना है, अभी जरूरत नहीं है इसकी। तो K4FeCN6 को डिवाइड करो, 4K बन जाएंगे, और FeCN के बाहर ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1, तो 4K पॉजिटिव अलग हो जाएंगे, और एक FeCN स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला नहीं टूटता है, ध्यान रखिएगा, मतलब ये समझिए बाउंड्री है, इसके अंदर वाला कोई अलग नहीं हुआ। तो 4 और 1 5, एन की संख्या क्या हो जाएगी, आयनों की संख्या 5, और अल्फा है 50%, मतलब 50/100 = 0.5, फॉर्मूले में रखिए। तो देखिए हमने सॉल्व कर लिया है, अल्फा का मान 0.5 रखा, एन का मान रख दिया 5, तो 5 - 1 हो जाएगा 4, ठीक है, 4 को यहाँ लेके जाएंगे, 4 × 0.5 हो जाएगा 2.0, और -1 को इक्वल के यहाँ ले जाएंगे, तो सॉरी ये गलती से लिख दिया, ये हो जाएगा +1, तो 2 + 1 यहाँ 2 आ गया था, और ये -1 यहाँ गया +1, तो टोटल आ गया 3। तो देखिए आई का मान तो क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। इस समय आई का मान एन का मान अलग है, क्यों, क्योंकि पूर्ण वियोजन नहीं हो रहा, 100% वियोजन होगा, पूरा टूटेगा तो एन और आई का मान बराबर होगा, लेकिन अगर पूरा टूट नहीं रहा है तो एन और आई का मान चेंज होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें मैंने सीधे बता रही हूँ वॉन हॉफ गुणक निकालने हैं। अगर उसने कुछ नहीं लिखा है तो आप समझ लीजिए कि ये क्या है, 100% वियोजन हो रहा है, और जब 100% वियोजन होता है तो आई का मान क्या होता है, आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर CaNO3 का होल ट्वाइस को तोड़ा, 2 NO3 है, 1 कैल्शियम है ना, तो एन का मान कितना हो गया, 3, तो आई का मान भी इसमें क्या हो जाएगा, 3। BaOH का होल ट्वाइस, 2 OH बन रहे हैं और एक Ba बन रहा है, तो एन का मान यहाँ पर क्या है, 3, तो आई का मान भी कितना हो जाएगा, 3। और लास्ट है KgCN का होल ट्वाइस, तो K अलग हो जाएगा और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला एक आयन बन जाएगा, तो ये टोटल आयन 2 बन रहे हैं, तो आई का मान भी 2। तो 100% वियोजन में जितने आयन बनते हैं वही हमारा संख्या, वही हमारा वॉन हॉफ गुणक होता है। तो मैंने आपको अब क्वेश्चन थोड़े दूसरे टाइप के हैं, वॉन हॉफ गुणक का अधिकतम मान किस में होगा, आई का अधिकतम मान, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा आई का मान देखें तो पहले देख लेते हैं आई, ठीक है, NaCl यूरिया और MgCl2, तो अगर कुछ नहीं लिखा है कितने प्रतिशत हो रहा है, तो आप समझ लीजिए जो NaCl है और MgCl2 ये क्या होता है, 100% वियोजित होते हैं, और यूरिया जो होता है, मैंने पहले बताया था, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज जो है ये वियोजित ही नहीं होते, इनके लिए क्या होता है, अल्फा का मान 1 होता है, ये वियोजित नहीं होंगे बिल्कुल, ठीक है। तो NaCl के लिए आई का मान कितने होते हैं, कितने आयन बनेंगे, एक Na1Cl। यूरिया के लिए आई का मान क्या हो जाएगा, 0 मान लीजिए, क्योंकि ये टूटता ही नहीं है। और MgCl2 के लिए कितने आयन बनेंगे, 2 Cl 1 Mg, तो टोटल 3। तो अधिकतम मान किसके लिए होगा, MgCl2 के लिए, क्योंकि यहाँ पर मोलरता सेम है, देखिए मोलरता दी है लेकिन सेम है, तो जितने ज्यादा आयन उतना ज्यादा वॉन हॉफ गुणक का मान, ठीक है। आप फॉर्मूले से निकाल के भी देख सकते हैं, बस ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो अल्फा, क्योंकि आई का एन का मान तो आप निकाल लेंगे, है ना, एन का मान तो आपको पता है कितने आयन बन रहे हैं, लेकिन अल्फा का मान आप समझना कि 100% टूट रहे, तो 100/100 मतलब 1, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो 100% वियोजन होता है तो सीधे लिखते हैं। और यूरिया, सुक्रोज, ग्लूकोज, शक्कर ये टूटते नहीं है, तो आई का मान 0, ठीक है, ऐसा मान लेना। अब है क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखना है। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट किस में धीरे धीरे करके बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पहले मोलरता, अब क्वथनांक जो है मैंने अभी बताया था वो आई वॉन हॉफ फैक्टर और M मोलरता पर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर मोलरता पहले आपको देखना है, मोलरता स्मॉल m सभी में सेम है, देख लीजिए बच्चों सभी में सेम है, इसलिए मोलरता को भूल जाए, बस आई देखो, जिसका आई ज्यादा होगा उसका क्वथनांक सबसे ज्यादा, जिसका आई कम उसका क्वथनांक कम, जिसका आई और कम क्वथनांक और कम, क्योंकि क्वथनांक डिपेंड करता है आई और M पे। M समान है तो M से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई का मान जैसे जैसे बढ़ेगा क्वथनांक भी बढ़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर भी आपने बस इतना समझना है, क्योंकि इसमें वियोजन की मात्रा नहीं दी है, तो ये सोचिए कि NaCl, MgCl2 और CH3COH पूर्ण वियोजित हो रहा है, ऐसे मान लिया आपने, और यूरिया वियोजित नहीं होता है। NaCl कितने आयन बनाएगा, 2, यूरिया टूटता ही नहीं है,
तो आयन नहीं बनाएगा, 0 लिख देना इक्वल टू, ठीक है। MgCl2 टोटल आयन 3 बनाएगा, 2 और 1। CH3COH तोड़ेंगे तो CH3CO निगेटिव और H पॉजिटिव, 2 आयन बनाएगा। अब आपने बोला कि I का मान अगर क्रम लिखें तो सबसे कम क्वथनांक किसका, क्योंकि I का मान कम है तो क्वथनांक भी कम, इससे ज्यादा तो दोनों जगह I का मान बराबर है। अब किसके लिए, तो आपको ध्यान रखना है NaCl जो होता है वो प्रबल अपघट्य है, जो ये ज्यादा टूटेगा, तो ये प्रबल विद्युत अपघट्य है तो ये ज्यादा टूटेगा। आयन ज्यादा बनेंगे तो I का मान बढ़ेगा, तो I का मान यहाँ ज्यादा होगा, इसकी तुलना में दुर्बल विद्युत अपघट्य है। आयन तो अभी 2 ही बना रहा है लेकिन ये दुर्बल है तो इस NaCl की तुलना में कम टूटेगा, तो आयन कम बनेंगे तो I का मान कम होगा तो क्वथनांक भी कम, ठीक है। तो क्रम कुछ इस प्रकार होगा, यूरिया का सबसे कम क्योंकि I का मान कम है, I का मान लगभग 0 है। CH3COH I का मान 2 है। NaCl का इससे ज्यादा है क्योंकि I का मान 2 है, और ये प्रबल है ये दुर्बल है, प्रबल है तो ज्यादा I का मान ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, एक्चुअल में। और MgCl2 का सबसे ज्यादा होगा क्योंकि I का मान इसमें 3 है। तो समझ में आ गया, तो I का मान बढ़ रहा है तो क्वथनांक भी बढ़ेगा, उबलने में इसको सबसे ज्यादा ताप देना पड़ेगा, इसको सबसे कम। नेक्स्ट है 0.1 मोलल, स्मॉल m है मोलल, NaCl व 0.1 मोलल CaCl2 में किसका क्वथनांक अधिक होगा, तो क्योंकि मोललता स्मॉल m दोनों जगह बराबर है तो आप सीधे सीधे I देखेंगे, जिसका I ज्यादा उसका क्वथनांक ज्यादा। तो 0.1 मोलल NaCl जो है टूटने के बाद 2 आयन बनेगा, क्योंकि मैंने बताया अगर यहाँ पर कुछ नहीं दिया है वियोजन की मात्रा तो समझ लीजिए पूर्ण वियोजित होता है। NaCl CaCl2 ये लवण है, पूर्ण वियोजित होंगे, तो कितने आयन बनाएगा 2, तो जितने आयन बनाएगा उतना ही I का मान। यहाँ पर कितने आयन बनेंगे, 2 Cl के 1 Ca का, टोटल 3 आयन, क्योंकि यहाँ पर मोललता स्मॉल m दोनों के लिए बराबर है 0.1 0.1, तो स्मॉल m का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो I का पड़ेगा, ठीक है। I और m पर निर्भर करता है ना क्वथनांक, तो इस समय I का मान जिसका ज्यादा उसका क्वथनांक ज्यादा, इसलिए हम कह सकते हैं ClCl2 के लिए I का मान ज्यादा है इसलिए इसका क्वथनांक ज्यादा होगा NaCl की तुलना में। हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.1 मोलल K3 FeCN6 व 0.05 मोलल Al2SO4 का होल थ्राइस में किसका हिमांक ज्यादा होगा। देखिएगा बच्चों एक बार ध्यान से देखिए, इसमें मोललता अलग अलग है, ये इसमें 0.1 की मोललता है m की और इसमें 0.05, तो इसमें स्मॉल m का भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सीधे सीधे समझ लेना है कि इनका पूर्ण वियोजन हो रहा है, क्योंकि उसने वियोजन नहीं दिया है। तो I का मान किसके बराबर हो जाएगा, जितना भी आयन बन रहे हैं, तो यहाँ पर 3 के ये बनेंगे और 1 इसका आयन बनेगा, टोटल 4, और यहाँ पर I गिने तो 2 एल्यूमिनियम का बनेंगे और इसके ब्रैकेट के बाहर कितना लिखा है 3 SO4 के, 3 2 5। तो थोड़ा सा ट्रिक याद कीजिए, हिमांक क्या था, हिमांक में अवनमन, इसका मतलब था मैंने बोला था जहां पर शब्द आएगा अवनमन तो अवनमन वाले में क्या होगा, IM जो होता है इस हिमांक के जो हिमांक वाला शब्द था उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब तो कुछ ऐसा, मतलब हिमांक बढ़ेगा, सॉरी I या m का मान बढ़ेगा, I गुणा m का मान बढ़ेगा तो हिमांक कम होगा, और अगर IM का मान कम होगा तो हिमांक बढ़ेगा। तो हम देखते हैं, तो देखिएगा जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े थे उसमें पढ़ा था ना IM आ रहा था, I और M, तो m इस समय अलग अलग है, जब m का मान अलग अलग हो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में सेम आ रहा था, तो m का मान अलग अलग हो तो यहाँ पर IM लगाएंगे। I को आपने जैसे केवल I रख रहे थे पहले वाले में, अब I गुणा m रखेंगे, IM, तो I का मान है 4 इसके लिए और m का मान है 0.1, तो गुणा कर दीजिए 0.4 आया, और यहाँ पर I का मान है 5 और m का मान है 0.5, गुणा करो 0.25 आएगा। तो I का मान इसके लिए कम है इसके लिए ज्यादा है, तो यहाँ पर फॉर्मूले से ट्रिक से बताया था कि हिमांक क्या होता है, अवनमन, कम हो रहा है, इसका मतलब है IM का मान बढ़ेगा तो हिमांक कम होगा, तो इसके लिए इसमें IM का मान ज्यादा है तो हिमांक इसका कम, और इसके लिए IM का मान क्या है, कम है तो हिमांक ज्यादा, उल्टा प्रभाव। तो ये वैल्यू भी मैंने लिख दी, तो IM का मान जहाँ कम है उसका हिमांक ज्यादा होगा और IM का मान जहाँ ज्यादा है वहाँ हिमांक कम होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले याद रखो, ये ट्रिक से इसीलिए बताई जा रही हैं। तो अब नेक्स्ट आते हैं, ये तो सारे थे क्या थे, वियोजन पर आधारित प्रश्न। तो कुछ प्रश्न हम संगुणन पर आधारित भी कर लेते हैं, तो संगुणन पे थोड़ा कम रहता है क्वेश्चन, तो संगुणन का फॉर्मूला याद कर लो, अल्फा इक्वल टू क्या था, I-1 इंटू n, ऊपर n आ जाता है और नीचे क्या हो जाता है, पलट जाता है, ठीक है। वहां n पहले था, यहाँ क्या आ जाएगा, 1 पहले आ जाएगा, n पीछे चला जाएगा, तो याद रहेगा फॉर्मूला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इधर, फिनॉल बेंजीन में डाइमर द्विलग बनाते हैं,
डाइमर जहां पर उसने दे दिया अब संगुणन हो रहा है, मतलब फिनॉल आपस में जुड़ रहे हैं, बेंजीन में घोलते ही फिनॉल आपस में जुड़ रहे हैं, जुड़ने के बाद दो फिनॉल अणु जुड़ रहे हैं, तो डाइमर मतलब जब दो जुड़ जाते हैं, तो डाइमर का मतलब है कि एन की संख्या जुड़ने के बाद अणुओं की संख्या, कितने अणु आपस में जुड़े वो बता रहे हैं। वहां पर कितने अणु टूटे पता चलता है इनसे, तो यहां पर होगा कितने अणु आपस में जुड़े, तो दो अणु जुड़ गए, डाइमर मतलब दो, ट्राइमर मतलब तीन, यही देगा इसमें। वॉन्ट हॉफ फैक्टर इसमें आई दे दिया है 0.54, तो आपको संगुणन की मात्रा अल्फा निकालनी है, तो फॉर्मूला लगाएंगे n इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन वन माइनस एन, तो वैल्यू रखेंगे। तो देखिएगा मैंने ये सॉल्व कर दिया, n का मान 2 रख लिया, i का मान 0.54 माइनस वन अपॉन वन माइनस एन का मान 2, ठीक है। 0.54 में से घटाना है एक, तो आप क्या करेंगे, घटाएंगे एक से ही, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा, तो एक में से 0.54 मैंने माइनस किया तो आंसर आया 0.46, लेकिन वन बड़ी वैल्यू थी जो कि माइनस साइन था तो माइनस आएगा, ये तो आपको आता ही है सॉल्व करना, ठीक है। एक में से -2 घटाया, मतलब -2 में से एक घटाया, तो क्या आएगा, ये बड़ी संख्या है तो इसका चिन्ह आएगा -1। अब इन दोनों को हमने गुणा कर दिया, 2 से गुणा किया इसका तो आ गया 0.92 माइनस का, और नीचे आ गया -1, तो माइनस से -1 कैंसिल हुआ, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो हमारा अल्फा का मान आ चुका है, देखिए 0.92, इसका कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है। आई वॉन्ट हॉफ फैक्टर आई और अल्फा इनका कोई मात्रक नहीं होगा, तो ये आ गया। अब 2 क्वेश्चन और हैं, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अब जो क्वेश्चन कर रही हूँ एनसीईआरटी बुक के हैं, तो क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। यदि जल का परासरण दाब 27 डिग्री सेल्सियस पर 0.75 वायुमंडल हो तो 2.5 लीटर जल में घुले CaCl2 की मात्रा ज्ञात करो। आई का मान दिया है, देखिए बच्चों इसमें वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें आई भी होता है, ठीक है, अभी बता रही हूँ। आई का मान दे दिया 2.47, कोई मात्रक नहीं होता। टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको आप केल्विन में बदल लेना, 273.15 लिखे हैं, 273 लिखे चलेगा, तो केल्विन में बदल गया 300 केल्विन। पाई का मान दिया है 0.75 एटमॉस्फेयर वायुमंडल, और आयतन दिया है 2.5 लीटर, लीटर में दिया है, नहीं तो क्या होता, इसको मिली में दिया होता तो 1000 से डिवाइड करके इसको लीटर में बदलते, तो ठीक है सारी वैल्यू दे दी है। जीएमएम अणु बाहर निकालेंगे, कैल्शियम का 40 होता है, एक क्लोरीन का होता है 35.5, दो का कितना हो जाएगा 71, 71 प्लस 40 हो जाएगा 111। तो हमें निकालना क्या है इसमें, W1 ग्राम में द्रव्यमान, ठीक है, किसका, CaCl2 का। तो फॉर्मूला हमने लिख लिया है, सारी वैल्यू रखेंगे, सॉरी आर और आर का मान मैंने नहीं लिखा, वो आपको याद है 0.0821। तो देखिएगा वैल्यू मैंने सारी रख ली है, आई का केवल गुणा कर देना होता है बच्चों, ठीक है। तो 0.75, पाई का मान, आई का मान 2.47, सब रख दीजिए। W1 हमें निकालना है, GMM दिया है 111 निकाल लिया हमने, V दिया है 2.5, R हमें पता है 0.0821, और टेम्परेचर है 300। अब इन वैल्यू को यहाँ लेके जाओ, और ये जो वैल्यू है इनको इसके बट्टे में यहाँ लेके जाओ, ठीक है, तो W1 निकल जाएगा, तो इनको मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो आ गया 208.125, और इसको डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया तो आ गया 60.85। अब इनको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर हमारा, तो आप देख सकते हैं आंसर आ चुका है 3.42 ग्राम, ठीक है, किसका, ये जो दिया हुआ है CaCl2 का, इतने द्रव्यमान। अब है एनसीईआरटी बुक का लास्ट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है 2 लीटर जल में 25 डिग्री सेल्सियस पर K2SO4 के साथ 25 मिलीग्राम को घोलने पर बनने वाले विलयन का परासरण दाब ज्ञात करो, और कंडीशन दी है जो ये K2SO4 उसका पूर्ण वियोजन हो रहा है। तो पूर्ण वियोजन हो रहा है, तो मैंने बताया था जब K2SO4 का पूर्ण वियोजन होगा तो आई का मान क्या होगा, आई का मान क्या होगा, जितने भी आयन बनेंगे वही आई का मान होता है, ठीक है। तो आयतन दिया है 2 लीटर, ठीक है। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ेंगे, तो ये आ गया 298 केल्विन ताप। आई का मान, पूर्ण वियोजन हो रहा है तो कितने आयन बनेंगे, के 2 आयन, SO4 का 1 आयन, तो आई का मान भी 3 हो जाएगा, मतलब जितने आयन है। W1 25 मिलीग्राम दिया है, बच्चों ध्यान रखना है इसको ग्राम में बदलना होता है, तो मिलीग्राम को जब भी ग्राम में बदलते हैं, ठीक है, या ग्राम को केजी में बदलते हैं तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। मिलीग्राम को जब ग्राम में बदलना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये आगे 0.025 ग्राम हमें निकालना है परासरण दाब पाई। तो क्योंकि समय आई दिया है, ठीक है, K2SO4 का वियोजन हो रहा है, ठीक है, तो हमें आई, तो फॉर्मूला लगाएंगे, आई का मल्टीप्लाई कर देते हैं, सभी जितने भी अणुसंख्यक गुणधर्म उसमें आई से के गुणा कर देंगे, ठीक है, बाकी कोई चेंज नहीं आता। पाई इक्वल टू आई का मान आ गया 3,
इंटू W1 हमें पता है 0.025 और R हमें पता है 0.0821, ये होता है विलियन स्थिरांक और टेम्परेचर है 298 अपॉन GMM है ग्राम अणुभार। बच्चों ये भी ध्यान रखना है आपने, K2SO4 का ग्राम अणुभार आपने निकालना है, ठीक है। तो ये मैं वैल्यू सबकी दे दे रही हूँ, देख लीजिए, K का, S का और ऑक्सीजन का तो 16 होता है, पता है आपको, ठीक है, लिख ही दिया। K का 39, S का सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। तो GMM हमने जोड़ के निकाल लिया, आप रख के देख लेना मान, ठीक है। तो 174 आता है वह GMM, ठीक है, और आयतन है 2 लीटर। अब मैंने ऊपर वालों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1.834 और नीचे 174 इंटू 2 को मल्टीप्लाई किया ये तो आ गया 348। अब आपको क्या करना है, बस इसको डिवाइड कर दीजिए इस वैल्यू को इससे, तो डिवाइड करने पर आंसर आ गया 0.00527 ATM, क्योंकि परासरण दाब वायुमंडल में नापते हैं, वायुमंडलीय दाब। तो इसको ये भी लिख सकते हैं, देखिए पॉइंट को इस साइड ले जा रहे हैं, राइट, एक पॉइंट इधर, 2, 3, तो इसका मतलब है आपको अगर राइट साइड ले जाते हैं, इस दशमलव को राइट में ले जाते हैं तो 10 की घात जो आती है वो माइनस में लिखते हैं। तो एक बार खिसकाया, 2 बार खिसकाया, 3 बार खिसकाया तो 10 की घात -3, ठीक है। तो ATM 5.27 गुणा 10 की घात -3 वायुमंडल ATM, या फिर इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। तो अब दो क्वेश्चन आपने खुद से करने हैं, वो है दुर्बल अम्ल CH3COH का 15% आयनन होता है, तो आई का मान ज्ञात करो। आप खुद करेंगे इसको और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, C6H5COH बेंजीन में 20% द्विलक बनाता है, जुड़ जाता है गहरा, तो इसमें एसोसिएशन संगुणन वाला सूत्र लगाना है। तो वॉन हॉफ गुणक का मान करो, आई निकालने हैं, लेकिन फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, याद है ना, अल्फा इक्वल टू n i-1 अपॉन 1 - n। तो इसका जो भी आंसर आएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे, करेंगे, ये आपका होमवर्क हुआ। तो आज की वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है और इसके कंप्लीट होने के साथ साथ विलियन के सभी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं जो कि काफी डिटेल में बताए हैं। अब आप बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आज नहीं तो कल बोर्ड एग्जाम के अभी 10 ईयर्स के सारे पेपर विलियन चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आए हैं मैं सॉल्व करके इसमें प्लेलिस्ट में ही डाल दूंगी, ठीक है। ये वीडियोस हमेशा रहेंगे, आप कभी भी पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे विद्युत रसायन का, तो जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आप शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर होंगी तभी ज्यादा लोगों में पहुंचेगा, तभी वो वीडियोस को देखेंगे। और साथ ही लाइक करना भी आप भूल ही जाते हैं, कमेंट तो कभी करते ही नहीं है, तो आपको कमेंट भी करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप शेयरिंग एंड बाय बाय।